का हम लोग का टॉपिक है साइंस का गुरुत्वाकर्षण बल। कल हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल में हमको दो चीज़ पर फोकस रहेगा, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी। और ये दोनों कैपिटल जी और स्मॉल जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका मान बताइए। हाँ, ये दोनों का आज हम चर्चा करेंगे। कैपिटल जी क्या होता है और स्मॉल जी क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक छीन बल होता है। छीन बल का मतलब होता है दुर्बल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल होता है और प्रबल बल भी होते हैं। प्रबल बल और दुर्बल बल की चर्चा मैंने उदाहरण देकर के आप लोगों को पिछले नोट्स में बता दिया था। ये एक छीन बल है अर्थात दुर्बल बल है और इसकी चर्चा हम करेंगे। ये बल होता क्या है ये सबसे पहले जान लीजिए। तो जब दो पिंड आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं तो वही अट्रैक्शन बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे पृथ्वी के द्वारा लगाया गया, मान लीजिए कि कोई वस्तु ऊपर घूम रहा है, यहाँ पृथ्वी की सतह है और यहाँ कोई वस्तु घूम रहा है, तो ये दोनों आपस में, ये पृथ्वी क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, खींचता है, ठीक है। इसी अट्रैक्शन को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी अट्रैक्शन को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F = G × m1 × m2 × m1/r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रख लेंगे। इसमें जो है m2, अगर m2 हम पृथ्वी का द्रव्यमान माने तो m1 इसका द्रव्यमान होगा, ठीक है। अर्थात इसका मास हो गया और इसका मास हो गया, तो इसको m2 कर दिए, इसको m1, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये फोर्स किस पर डिपेंड करता है, तो फोर्स ये पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो द्रव्यमान का क्या होगा, तो सीधे अनुपात में होगा, और त्रिज्या का क्या होगा, उल्टे अनुपात में होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें फोर्स का तो फोर्स बटे 1 लिख सकते हैं हम। जब हम फोर्स बटे 1 लिख सकते हैं तो सीधा अनुपात में कौन हो गया, मास। कौन हो गया, मास। और उल्टे अनुपात में कौन हो गया, त्रिज्या, ठीक है। ये जो r जो है ना, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि ये पृथ्वी की त्रिज्या है और यही त्रिज्या के कारण जो है हमको ध्यान रखना है कि फोर्स जो होता है, फोर्स ये सीधा का सीधा, तो पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर हम इसकी त्रिज्या को घटा दे, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ सकता है। तो त्रिज्या घटाने से जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, नीचे वाला को घटाने से क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात घटाने से बढ़ गया इसका मतलब उल्टे अनुपात में हो गया, घटाने से बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया, उल्टे अनुपात में हो गया। अब बढ़ाने से बढ़ा और घटाने से घट गया तो इसका मतलब सीधे अनुपात में हो गया। तो सिंपली हम कहेंगे ये ऊपर है। अगर कोई चीज़ बराबर में है, कोई चीज़ अगर बराबर में है, तो बराबर में अगर रहता है तो ध्यान कर लीजिए कि बराबर में हो तो ऊपर का ऊपर है, तो इसका मतलब है ऊपर इंक्रीज करेंगे तो इसका इंक्रीज हो जाएगा, और नीचे इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो बल जो है ना इंक्रीज होगा। ऊपर है ना, ये भी ऊपर है, तो ऊपर वाले और ऊपर वाले का सीधा संबंध है, और ऊपर वाले और नीचे वाले का क्या है, उल्टा संबंध है। तो उल्टा संबंध होने का मतलब ये हुआ कि डिक्रीज करने से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज करने से डिक्रीज हुआ। आगे समझ में। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया कि अगर हम मास को हम बढ़ा दे या दोगुना कर दे या इस तरह से बढ़ाने की बात पूछता है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर ये फार्मूला हमको पता है तो हम इंक्रीज और डिक्रीज समझ सकते हैं कि हाँ घटाने से घटेगा कि बढ़ेगा। खाली रिलेशन समझ लेना है कि ये उल्टा है या सीधा। अब पूछा जाता है कि फोर्स जो है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, त्रिज्या का क्या होगा, तो व्युत्क्रम कर्मानुपाती उसी को कहते हैं, ठीक है। और सीधा में है तो समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समानुपाती। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका ध्यान रखेंगे कि एक प्रकार का दो पिंडों के बीच लगाया गया आकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच लगाया गया आकर्षण बल, और यह बल एक छीन बल होता है। यह बल क्या होता है, छीन, जिसको दुर्बल बल के नाम से हम जानते हैं। इतना बात ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब ये जी की बात करते हैं कि जी क्या होता है। तो जी एक सार्वत्रिक मान है। नियतांक किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियतांक।
इसका एक फिक्स वैल्यू निकाल दिया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, और वही वैल्यू हमेशा रखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए हम इसको कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू, अर्थात ये फिक्स वैल्यू है। जो वैल्यू साइंटिस्ट के द्वारा निकाल दिया गया है वही वैल्यू हर बार रखा जाता है, ठीक है। चाहे इसमें मान बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे त्रिज्या का मान बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात जी का मान हमेशा सेम रखा जाएगा। तो सर इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू जान लीजिए 6.67 गुने 10 के पावर -11 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, इतना होता है। क्योंकि ये एक नियतांक है और नियतांक की वैल्यू हमको ध्यान रखना है। हाँ, जी का मान क्या होता है? हम इससे पहले आपको छोटा जी का मान बताए थे, छोटा जी के, लेकिन इस जी के मान नहीं बताए थे, वैल्यू नहीं बताया था। सिर्फ मैं बताया था कि एक बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का मैंने फार्मूला नहीं आपको बताया था, ठीक है। और फार्मूला से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद है इस जी के मान भी पूछा गया है कि भाई इस कैपिटल जी का मान क्या होता है। कैपिटल जी होता है, एक स्मॉल जी होता है। अभी हम यही दोनों की चर्चा करने आए हैं, एक स्मॉल जी एक कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का वैल्यू ये होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है? 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये होता है। आगे समझ में, आगे ना समझ में कि इसका नियतांक वैल्यू क्या है, ठीक है। इस नियतांक की वैल्यू क्या है? तो ये जी के मान इतना ही ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि जी के मान, अब छोटा जी की बात करते हैं। किस जी की? छोटा जी होता क्या है? तो छोटा जी होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। छोटा जी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण, ठीक है। ये गुरुत्व त्वरण है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह, यहाँ पे कोई वस्तु है, ये अपने ओर आकर्षण कर रहा है, ये मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, खींचता है। तो जैसे जैसे ये नज़दीक आता है वैसे वैसे उसकी वेग बढ़ जाती है, मतलब गिरने का दर तेज हो जाता है। ज़्यादा ऊपर रहता है तो धीरे धीरे गिरता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे उसकी जो गिरने का दर है वो ज़्यादा तेज हो जाता है। अब ज़्यादा मतलब नज़दीक से आप गिर रहे हैं तो तुरंत गिर रहा है, लेकिन वही दूर से आ रहा है तो थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। तो इसीलिए इस परिस्थिति में जब वेग घट बढ़ होता है तभी त्वरण पैदा होता है। मैंने बताया कि वेग का कम बेस होना, अर्थात वेग समय अंतराल के दर को ही हम त्वरण कहते हैं। त्वरण पढ़ाए थे तो उस समय हमने बताया था, परिभाषा दिया था कि त्वरण होता क्या है। तो वेग समय मतलब वेगों में अंतर और बटे टाइम अगर हम कर देते हैं तो हमारा त्वरण निकल कर आ जाता है। तो स्वाभाविक है कि वेग जब तक घट बढ़ नहीं होगा तब तक त्वरण पैदा नहीं होगा। तो त्वरण पैदा होने के लिए आपको वेग में परिवर्तन होना जरूरी है। तो वेग में परिवर्तन हुआ क्योंकि ये वस्तु जब गिरा, नीचे अट्रैक्ट किया गया पृथ्वी के सतह के द्वारा, तो क्या हुआ कि नीचे आया। और जैसे ही नीचे आया तो क्या होता है कि वो वेग में कमी बेसी, मतलब ऊपर कम होता है, नीचे ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो त्वरण पैदा होता है उसी को स्मॉल जी के नाम से हम जानते हैं। यही गुरुत्वीय त्वरण है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण क्या है ये मैंने अभी बता दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण और इस दोनों त्वरण में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को जान लीजिए। ऐसे अब हम आपको बताते हैं कि फोर्स बराबर, हमने दो तरह का फार्मूला पढ़ा। इससे पहले मैंने फोर्स बताया था कि बल होता क्या है। बल न्यूटन ने बताया था कि बल बराबर एम ए होता है। क्या होता है? मास गुने त्वरण होता है। या एम ए की जगह हम एम जी भी तो लिख सकते हैं। अगर त्वरण गुरुत्व हो तो एम जी भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी हमने पढ़ाया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है G इंटू M2 इंटू M1, या M1 इंटू M2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, इसको और इसको कंपेयर किया जाए, तो दोनों बल ही हैं। दोनों के दोनों क्या है? बल है। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। तो ये फोर्स है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कौन? ये। अब ये मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि ये वस्तु यहाँ पे है और ये वस्तु नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिर रहा है तो इसका त्वरण क्या है? जी है। इसका त्वरण क्या है? जी है। और यही वस्तु में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ये मान लीजिए कि ये वस्तु क्या है? एम है। क्या है?
ये m है। अब ये m और ये m दोनों बराबर है आपस में। m1 जो है यही m1 यहाँ पर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम दोनों को अगर बराबर करें तो mg बराबर क्या हो जाएगा, m1g बराबर हो जाएगा g इंटू m2 बटे m1 अब बटे r स्क्वायर। इसे ये कट जाएगा तो वस्तु का दरम्यान से वस्तु का दरम्यान हट गया, तो क्या बच गया, g बराबर g इंटू m2 बटे r स्क्वायर। क्या इसमें वस्तु का दरम्यान बचा? नहीं, ये तो पृथ्वी का दरम्यान है, पृथ्वी का दरम्यान है ना, वस्तु का दरम्यान बचा नहीं, बचा नहीं ना बचा। तो g बराबर हम जानते हैं कि पृथ्वी कैपिटल G इंटू पृथ्वी का दरम्यान बटे उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, यही ना होता है। अब ये वस्तु का दरम्यान नहीं बचा तो सर इतना फार्मूला आपने क्यों पढ़ाया? तो इससे पूछा जाता है कि दो वस्तु जब हम ऊपर से गिराते हैं तो कौन पहले गिरेगा? दो वस्तु ऊपर से गिराते हैं, एगो भारी वस्तु आ एगो हल्का वस्तु, कौन पहले गिरेगा? भारी वाला। जनरली बच्चा यही बोलेगा कि भारी वाला गिरेगा, लेकिन दरम्यान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ दरम्यान बचा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दरम्यान बड़का हो या छोटका हो। मतलब कहने का तो मास 2 किलो वाला हो वस्तु या 4 किलो वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह फार्मूला हमको बताता है कि इसमें वस्तु का दरम्यान गायब है। और जब वस्तु का दरम्यान है तो चाहे आप 1 किलो वाला गिराइए या 4 किलो वाला गिराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों समय एक ही समय आकर गिरेगा। दोनों पृथ्वी का अट्रैक्शन फोर्स एक ही समय आकर के गिरेगा, ठीक है। ऐसे गिरने के लिए कहने का मतलब है कि एक हम कागज का पत्ता गिरा, एक पत्ता गिरा रहे हैं और एक किसी पत्थर को गिरा रहे हैं, दोनों में से दोनों एक ही साथ गिरते हैं, लेकिन हवा की वजह से समय कम बेस हो जाता है। निर्वात में गिराया जाए तब अगर हवा होगा तो हवा क्या करेगा, हल्की वस्तु को रोकेगा, तो उसका रुकावट ज़्यादा हो गया, इसीलिए कम बेस समय हो जाता है। लेकिन वस्तु के दरम्यान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दरम्यान बड़ा हो, मतलब वस्तु बड़ा हो या छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक समय छोड़ा गया है, एक समय ही पृथ्वी पर आकर गिरेगा, हवा नहीं रहेगा। तो क्यों? क्योंकि ये फार्मूला हमें यही सिखाता है कि वस्तु के दरम्यान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं गिरेगा? अभी हम तो हवा में है ना, वायुमंडल में है। अब वायुमंडल का असर पड़ेगा ना, निर्वात कर दिया जाए और उसके बाद दो वस्तु को गिराया जाए, तो उस परिस्थिति में चाहे वो पत्थर हो या पत्ता हो, दोनों से सीधा समय पर गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये जी का मान हमें यही बताता है। छोटा जी का मान हमने अभी निकाल के बता दिया है कि इसमें वस्तु का दरम्यान गायब हो गया कि नहीं गायब हो गया। और जब गायब हो गया तो ऐसी परिस्थिति में हमको ये पता चल जाता है कि आप 1 किलो वाला वस्तु और 2 किलो वाला वस्तु पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में कि हम एक पत्थर को और एक कागज के पुड़िया को ऊपर से गिराते हैं, कौन पहले पृथ्वी पर आएगा? जनरली बच्चा का जवाब होगा कि पत्थर पहले आएगा, लेकिन गलत जवाब, ये जवाब गलत है, दोनों एक साथ आएगा, ये जवाब सही है। क्यों? क्योंकि ये मैंने फार्मूला से सिद्ध कर दिया। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये जो है जी का मान जो होगा कैपिटल जी इंटू m2 बटे r स्क्वायर। आ गया समझ में? हवा होगा तो उस समय अवरोध कर देगा, आपको उस समय दे देगा कि हम निर्वात में गिरा रहे हैं, उस समय दे देगा कि भाई हम निर्वात में गिरा रहे हैं, या निर्वात में ना दे करके हवा में भी तो नहीं कह रहा है तुमको कि जो गिरा रहे हैं, तो सिर्फ गिराने की बात कर रहा है। तो उस परिस्थिति में आंसर हमारा क्या होता है कि भाई दोनों साथ में गिरेगा। क्लियर? आ गया समझ में? ये बात समझ में आ गया ना कि छोटा जी और बड़ा जी में क्या फर्क होता है। छोटा जी गुरुत्व त्वरण है, बड़ा जी नियतांक है, जिसकी वैल्यू 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आगे समझ में? चलिए अब हम बात कर लेते हैं ये छोटा जी की। अभी छोटा जी का काम खत्म नहीं हुआ, छोटा जी का काम बहुत बड़ा है, ठीक है। छोटा जी का काम जो है बड़ा है, नाम है छोटा लेकिन काम है बहुत बड़ा, ठीक है। क्या है? छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, छोटा जी की वैल्यू हमको पूछा जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण को किस में मापते हैं हम? 9.8। त्वरण को हम मापते किस में है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। त्वरण का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? त्वरण का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? इसमें क्या केजी है? नो सर, केजी नहीं है, तो m0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? m0, ठीक है। उसके बाद m है तो l
L1 लिख सकते हैं, लेकिन L सीधे L का मतलब ही हुआ L1 और सेकेंड क्या है स्क्वायर में है तो T-2 हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन लिखा गया। आ गया। अगर हम किसी का मात्रक जानते हैं तो उसका डायमेंशन आराम से लिख सकते हैं। यही इसका डायमेंशन है M0 L T-2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L T-2। M को नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि M0 का मतलब 1 होता है। क्या होता है 1। तो डायमेंशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये किसका डायमेंशन है त्वरण का। त्वरण का डायमेंशन है। अब त्वरण के मात्रक का डायमेंशन हमने बता दिया है। त्वरण जनरली जो है ना 45 डिग्री अक्षांश पर 45 डिग्री अक्षांश पर ये त्वरण की वैल्यू ये होता है 9.86। ठीक है। कितने अक्षांश पर? मैंने आपको अक्षांश बताया है। अक्षांश बताया ना, मैंने बताया कि ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बीचों बीच से कौन अक्षांश गुजरता है? कौन अक्षांश गुजरता है? 0 डिग्री अक्षांश। क्या है? 0 डिग्री। पढ़ के याद नहीं रख पाए तो वो बेवकूफी है। ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश है और 45 डिग्री अक्षांश ऊपर होगा या नीचे होगा? तो ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे। ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे 45 डिग्री अक्षांश। होंगे कि नहीं होंगे? तो ये 45 डिग्री अक्षांश पर लगभग वैल्यू जो है आपका 9.8 मीटर। लेकिन पृथ्वी की सतह पर मोटा मोटी मान के 45 डिग्री अक्षांश तक वैल्यू जो है ना 9.86 होता है। अब ये पूछा जाता है कि जब हम 0 डिग्री पर रहेंगे तो जी का मान सबसे कम होगा। जब हम ध्रुव पर आएंगे तो जी का मान सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ क्या डिग्री अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ 90 डिग्री। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश है और यहाँ कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री अक्षांश है। तो हम सबसे जी का मान कहाँ पर कम होगा? 0 डिग्री अक्षांश पर। 0 डिग्री अक्षांश को ही हम विस्फीतीय रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ये देखिए, ये लिंक है, साइंस से लिंक है, आपका ज्योग्राफी लिंक है कि नहीं है? जो चीज लिंक होता है उसी से सवाल अधिक पूछे जाते हैं। जो चीज लिंक होता है उसी से सवाल अधिक पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, ये ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया है और ज्योग्राफी से आपको देख लीजिए साइंस में आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम जी की वैल्यू कहाँ होगी? 0 डिग्री अक्षांश बोले तो भूमध्य रेखा या विस्फीतीय रेखा आ गया। और सबसे अधिक कहाँ बोले तो 90 डिग्री अक्षांश अर्थात ध्रुव पर। कहाँ होगा? ध्रुव। तो ये ध्यान रखना है कि जी का वैल्यू कहाँ सबसे ज्यादा होता है और कहाँ सबसे कम होता है। अगर आप मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर है, तो आप ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी पूछा जाता है कि हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर अगर जाए तो क्या होगा? जी के मान में बढ़ोतरी या कमी? बढ़ोतरी होगा। नीचे जाए तो क्या होगा? बढ़ेगा। नीचे भी जाएंगे तो बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर अक्षांश का मान बढ़ रहा है ना, यहाँ भी अक्षांश का मान बढ़ रहा है। तो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बढ़ेगा। लेकिन पृथ्वी, हम तो ये भूमध्य रेखा, पृथ्वी एक सतह है ना। अब सतह है तो हमने लाइन काट दिया और लाइन से बोला कि इधर जाओ भाई और इधर जाओ। मतलब ऊपर जाने का मतलब ये हुआ, यहाँ से ऊपर जाने का मतलब हुआ कि पृथ्वी के सतह पर नहीं, 0 डिग्री से ऊपर जाने का क्या मतलब हुआ कि भाई पृथ्वी के सतह पर ही जाना। ठीक है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर और नीचे भी है, पृथ्वी के ऊपर और नीचे भी है। तो ऊपर जाएंगे यानी कहने का मतलब है कि जगह ऊपर भी है और नीचे भी जाने का है। खड्डा खन के नीचे जाएंगे और उड़ के ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? लेकिन अगर ये जो ऊपर बढ़ रहे हैं, उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये उत्तर की ओर बढ़ने का मतलब ये ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम पृथ्वी के सतह होते हुए जा रहे हैं। ठीक है। पृथ्वी के सतह होते हुए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, ऐसे घट रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो घट जाता है, नीचे जाते हैं तो घट जाता है। याद रखना। ठीक है। ऊपर नीचे की बात अलग होती है। और भूमध्य रेखा से हम कहेंगे कि भाई उत्तर की ओर जाएंगे, अब भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर जाएंगे तो उस परिस्थिति में बढ़ता है। लेकिन ऊपर और नीचे की बात करता है तो घटता है। अब कितना घटता है सर? ऊपर जाएंगे तो कितना घटता है? 1 - 2h/r 1 - 2h/r घटता है ऊपर जाने पर, और नीचे जाने पर 1 - h/r ये घटता है। जितना नीचे जाएंगे उतना घटेगा, जितना ऊंचाई पर जाएंगे। कहने का मतलब है कि जितना ऊंचा जाएंगे उतना घटता जाएगा।
ठीक है, क्योंकि एच का मान बढ़ेगा कि घटेगा? जितना ऊंचे जाएंगे सर तो दुगुना घटेगा, और यहाँ पे सिर्फ जितना नीचे जाएंगे तब भी घटेगा। तो ऊपर में जाएंगे तो दुगुना घटेगा। हाँ, 2 गुना घटेगा, और नीचे जाएंगे तो वो 1 गुना ही घटता है। मतलब नीचे जाने पर कम घटता है और ऊपर जाने पर अधिक। आगे समझ में? तो ये घटने का, ये ध्यान रखिए, घटने का ये फॉर्मूला होता है कि भाई कितना घटेगा, तो 1 माइनस 2h/r घट जाएगा, और 1 माइनस h/r, ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, ये बात कर लेते हैं कि और क्या फर्क पड़ता है। तो भूमध्य रेखा पर कितना होगा? भूमध्य रेखा पर जी का मान घटे कम होगा या ज्यादा होगा? तो सबसे कम। ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होगा या कम होगा? तो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जी का मान, छोटा जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ? ध्रुवों पर। और सबसे कम भूमध्य रेखा पर, यही ना होगा? भूमध्य रेखा पर सबसे कम। और अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? घट रहा है। नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? लेकिन भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? और दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से इतना बात समझ में आ गया होगा। और भी चीजें हैं जो हमको समझना है, ये ध्यान रखेंगे। और क्या समझना है? ये जी के मान के कारण ही हम कभी कभी लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट में चढ़े हैं, चढ़े हैं। चाह रहे हैं सर। अब यहाँ देख लीजिए, लिफ्ट जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हम अपना वजन ज्यादा पाते हैं या कम पाते हैं? अपना वजन ज्यादा पाते हैं या कम? लिफ्ट में कम पाते हैं, लिफ्ट में अधिक बढ़ जाता है, अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब नीचे आते हैं तो अपना वजन घटा हुआ प्रतीत होता है। तो ये किसके कारण होता है? त्वरण के कारण होता है। ठीक है, अगर ये त्वरण के कारण ऐसा होता है कि ऊपर जाते वक्त हम अपना वजन क्या होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत पाते हैं, और नीचे आते हैं तो घटा हुआ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, क्या 50 किलो, क्या ओरिजिनल वजन नहीं घटता है? यानी कहने का मतलब है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो त्वरण पैदा होता है, और त्वरण का मान बढ़ेगा तो स्वाभाविक है, त्वरण का मान बढ़ेगा तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। यही ना होगा? जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो त्वरण, यानी कहने का मतलब है वेग जब तक परिवर्तन नहीं होगा, अगर समान वेग से जा रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान वेग से जा रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। लेकिन वेग कम बेस होगा तो उस समय बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, नीचे आते वक्त घटा हुआ प्रतीत होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। लिफ्ट से पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कि अगर त्वरण का मान जी से ज्यादा हो जाए, त्वरण का मान जी से ज्यादा हो जाए तो उस परिस्थिति में क्या होगा? त्वरण का मान जी से ज्यादा हो जाए तो ये जो लिफ्ट जा रहा है, लिफ्ट नीचे से उठ रहा है, सीधा जाएगा, छत में टकराएगा। हाँ, अगर जी का मान ज्यादा, त्वरण का मान अगर जी से ज्यादा हो जाए, जितना जी का वैल्यू है ना, जी की वैल्यू पता है ना, उस वैल्यू से अगर ये त्वरण बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सीधा लिफ्ट जो है, लिफ्ट यहाँ से जा रहा है, लिफ्ट सीधा छत से टकराएगा। सीधा छत से टकराने का मतलब क्या है? यहाँ से गया और सीधा ऊपर जहां तक उसका लास्ट बिंदु है, सीधा टकरा कर ही रहेगा। आगे समझ में? अगर मान लो कि ये इसी पर डिपेंड करता है, त्वरण पर। ये त्वरण कम बेस होता है तो हमारा वजन कम बेस पता चलता है। अगर मान लो कि जब हम नीचे आ रहे होते हैं, एकाएक लिफ्ट टूट गया, मान लो कि नीचे आ रहे हैं, लिफ्ट टूट गया, तो लिफ्ट टूटने के बाद क्या होगा? हम मुक्त रूप से गिरना शुरू हो जाएगा। उस समय त्वरण नहीं रहेगा, त्वरण शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा तो हमारा वजन जो है शून्य हो जाएगा। उसमें भी तो नीचे, ठीक है, लिफ्ट एकाएक टूट जाएगा तो वो किस रूप से गिरेगा? मुक्त रूप से गिरना शुरू हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो गिर रहा है, हाँ, तो गिरेगा। तो गिरने के बाद क्या, जब लिफ्ट टूटता है तो आप वो एक मुक्त रूप से गिरने लग जाता है, उसको जैसे गिरना है वैसे, उसमें कोई इन्वेंशन नहीं होता, मतलब किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस या किसी प्रकार का मशीनी दबाव नहीं होता है, वो अपने मन से गिरता है। उस परिस्थिति में त्वरण हो जाता है शून्य। तो त्वरण शून्य हो जाता है तो उस समय भार हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। त्वरण शून्य होने पर भार शून्य हो जाता है, ये ध्यान करना। हाँ, त्वरण शून्य हो जाएगा तो भार भी हमारा शून्य। तो ये ध्यान रखना है कि लिफ्ट से संबंधित बातों को ध्यान रखना है कि ऊपर जाते हैं तो हमारा भार क्या हो प्रतीत होगा, कैसा प्रतीत होगा? तो बढ़ा। लेकिन समान वेग से जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये पूछा गया है कि हम समान वेग से जा रहे हैं, तो जनरली बच्चा क्या है, ऊपर जा रहे हैं तो सिर्फ ऊपर देख करके टिक लगा दिया कि भाई हाँ बढ़ा हुआ होगा। लेकिन वेग भी तो देखो, वेग घट बढ़ नहीं होगा तो त्वरण ही पैदा नहीं होगा, और जब त्वरण पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे समझ में? वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा बात। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो जी है, इस जी के कारण जो है उपग्रह, जानते हैं उपग्रह? उपग्रह क्या होता है? क्या ग्रह होता है? ग्रह को उपग्रह थोड़ी कहते हैं। जो ग्रह का चक्कर काटता है उसे उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह का चक्कर काटता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। आगे समझ में? ग्रह के चक्कर काटने वाले को हम उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, उसका क्या नाम है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। उसको हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। और चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। तो हम कृत्रिम रूप से भी उपग्रह को छोड़ते हैं। मतलब कहने का मतलब आज जो सैटेलाइट जो जा रहा है या विभिन्न प्रकार के जो रेडियो टीवी सिग्नल ये सब आ रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं उपग्रह का देन है। मतलब ये कृत्रिम रूप से उपग्रह छोड़ा गया है ऊपर। कृत्रिम, किस रूप से? कृत्रिम रूप से, जो कि पृथ्वी की कक्षा में नाच रहा है। क्या कर रहा है? पृथ्वी की कक्षा में नाच रहा है। ठीक है, तो ये उपग्रह, ये भी एक उपग्रह है। सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, याद कर लो। आर्यभट्ट कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ना सबसे पहला, भारत का पहला उपग्रह है जो प्रक्षेपित किया गया था अंतरिक्ष में। ठीक है, जो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। आगे समझ में? आर्यभट्ट जो है ना, आर्यभट्ट पहला उपग्रह है हमारे देश का, हमारे भारत देश का पहला उपग्रह है जो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। तो ये जो है, ये पृथ्वी से जितना दूर होगा, एक रिलेशन होता है। मतलब ये क्या रिलेशन होता है? उसका वेग क्या होगा? तो जितना दूरी होगा उसका वेग बराबर होता है, उपग्रह के वेग बराबर हम लिखते हैं √gm/r। अब यहाँ पे ये r अलग होगा, ये पृथ्वी की त्रिज्या नहीं होगी। ठीक है, ये r पृथ्वी की त्रिज्या नहीं होगी। इसमें जो होगा ऊंचाई जुटा होगा और त्रिज्या जुटा होगा। मतलब पृथ्वी की त्रिज्या प्लस ऊंचाई जुटा रहेगा, ये r का मतलब होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ये वस्तु का जो है ये m जो है ना पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं होगा, बल्कि वस्तु जो उपग्रह है उसका द्रव्यमान होगा। किसका द्रव्यमान होगा? उसका। तो जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा वेग उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। द्रव्यमान ज्यादा होगा, वेग उसका ज्यादा होगा, क्योंकि m ऊपर है। m ऊपर है ना, और या जितना दूरी होगा ज्यादा उतना उसका वेग कम होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या है? ये जो है ऊंचाई जो है ना, जितना ऊंचाई ज्यादा होगा उतना ही उसका क्या होगा? वेग कम होगा। याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये r जो है ना r+h लिख रहे हैं। मतलब r+h का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या और प्लस क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ऊंचा हम मतलब लगाएंगे उपग्रह को, उतना उसका वेग मतलब चाल जो होगा वो कम होगा, और जितना नीचा होगा उतना उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो उपग्रह को भी हम इसी कंसेप्ट से लगाते हैं कि भाई जब हम ऊपर रखते हैं तो उसका अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण क्या करता है? वो नचाता है, वो चारों तरफ पृथ्वी के कक्षा में घूम पाता है। तो ये सब किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण। तो ये सारे गुरुत्वाकर्षण बल के फायदे और लाभ है मैंने बता दिया है। जी का मान, छोटा जी का मान, बड़ा जी का मान, दोनों का वैल्यू बता दिया है। आपको ध्यान रखना है बस, इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछे जाते। चलिए अब